Hello, my dear students. A happily welcome to all who are online learning platform. Today, we will discuss about the first chapter of Standard 8 Civics book, the Indian Constitution. In the previous class, I was explained the preamble of our Constitution. Now, it's time to explain the Constitution of India and its key features. स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल के कितने घटक हैं। अब आगे बढ़ते हुए अब हम अपने संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्या है, या संविधान के कितने की फीचर्स हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट मी बिगिन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। What is constitution? संविधान क्या है? A constitution is a list of principles that the people of a country agree upon as the basis of how they want to be governed. नियमों और कानूनों का एक ऐसा संग्रह जिससे मानव का सर्वांगीण विकास होता है, उसे संविधान कहते हैं। किसी भी देश का संविधान यह बताता है कि उस देश को कैसे गवर्न करना, यानी कि कैसे चलाना है, वहाँ के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूरा करना है, उनकी ज़रूरतें, उनके नियम कानून कैसे होंगे, ये उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान ही बताता है। ओके, ऑलमोस्ट all country in the world have the constitution. दुनिया के लगभग हर देश का अपना एक संविधान होता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग रूल बुक भी कहते हैं। ओके, नेपाल is actually in the process of rewriting of constitution. Nepal is actually in the process of rewriting of constitution. नेपाल एक नए संविधान को लिखने जा रही है। लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। चलिए इसके बारे में ज़रा गौर से और कुछ जानते हैं। ओके, नेपाल यूज्ड टू बी अ मोनार्की एंड सो एज पर द अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय नेपाल इन 1990। नेपाल में मोनार्की सिस्टम गवर्नमेंट है, यानी कि वहाँ राजा या एक रॉयल फैमिली की सरकार, उनकी हुकूमत चलती है। उनकी अपनी लिखी हुई किताब है जो रॉयल फैमिली के अकॉर्डिंग ही वहाँ रूल होता है। द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। इसका मतलब ये हुआ कि जो निर्णय लेने का या जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है वो एक राजा ही होता है। राजा ही किसी तरह का भी फैसला लेने का पूरा पावर होता है। तो मोनार्की सिस्टम में क्या है कि ओवरऑल जो अथॉरिटी होता है यानी कि फुल पावर दिया जाता है वो किसी राजा ही को होता है, या फिर राजा के ही फैमिली में या फैमिली मेंबर के होंगे। ओके, द पीपल आर नॉट हैप्पी विद द मोनार्की एंड दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग। जाहिर सी बात है, लोग राजा के शासन से ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, क्योंकि राजा ज़्यादातर आम लोगों पर उतना ध्यान या उनकी ज़रूरतों पर उतना ध्यान नहीं देती है। ठीक है, क्योंकि वो मोनार्की है, डेमोक्रेटिक तो है नहीं कि आम लोगों तक या छोटे से छोटे राज्यों तक या छोटे से छोटे एरिया तक में भी काम करेंगे या लोगों के दर्द को या दुखों को समझेंगे। इसीलिए वहाँ के लोग काफ़ी राजाओं से या राजा के अथॉरिटी या उनके शासन से नाखुश होकर के लोग रिवॉल्ट पे उतर, यानी कि विद्रोह करना शुरू कर दी। ओके, Finally, in 2006, the monarchy was abolished. आखिरकार लंबे संघर्ष यानी कि बहुत लंबे दौर तक रिवोल्टिंग करने के बाद, विद्रोह करने के बाद आखिर वो दिन आया 2006 में, जब मोनार्की सिस्टम लगभग ख़त्म हो चुका था। ओके, नेपाल बिकम अ डेमोक्रेसी
नेपाल एक प्रजातांत्रिक हो गया, यानी कि डेमोक्रेटिक हो गया। To reflect this, Nepal began to retain the constitution to remove the authority of king and put the power in the hand of people. जब मोşनर्की सिस्टम ख़त्म हो गया, यानी कि राजा का शासन ख़त्म हो गया, तो राजा का जो अपना बनाया हुआ ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसको लोग नापसंद करते थे, उसको हटा करके एक नए सिरे से संविधान लिखने जा रहे थे, जिसमें राजा का जो अथॉरिटी था यानी कि जो पावर था उसको रिमूव किया गया, यानी कि हटा दिया गया, और सारा पावर किसके पास हो, वहाँ के आम जनताओं के पास। जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों के ही पास ज़्यादा पावर होते हैं, यानी कि संविधान को बनाने से लेकर के जो इलेक्टेड लीडर है उनको चुनने का पावर पीपल के पास होता है, और उनके चुने हुए मेंबर ही संविधान को उनके अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, यानी कि आम जनता के अकॉर्डिंग ही उसको बनाते हैं। ओके, इंडिया टू इज अ डेमोक्रेसी एंड दिस फैक्ट इज इंक्लूडेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। हम जानते हैं कि इंडिया एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि पावर यहाँ के क्या होते हैं, जनता के पास होते हैं, यानी कि पीपल्स के पावर होते हैं। ओके, सो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to define the nature of the country's polity. After helping India gain independence from the British, the Indian national movements have many ideas for free and democratic India. काफ़ी सालों के संघर्ष के बाद जब भारत देश ब्रिटिश की गुलामी से आज़ाद हुआ, तो एक मूवमेंट्स काफ़ी चल रहा था, जिसमें था कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो और इसका एक अपना एक संविधान हो। जब देश गुलाम था तो ब्रिटिश का अपना एक संविधान हुआ करता था, तो उस वक्त समझिए कि दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन थे, एक ब्रिटिश के और दूसरे हैं इंडियन पीपल के। तो इस चीज़ को हटा करके डिमांड हुआ तो एक रूल बुक होना चाहिए, यानी कि एक कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें होनी चाहिए जो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी के लिए वो मान्य हो। ओके, they have a vision set of laws for functioning democratic government. अब लोगों के पास क्या था, एक ऐसा विजन था जिसमें लोग चाहते थे कि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो और इसमें एक सेट ऑफ लॉज हो जो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करे। ओके, डिड यू नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन of India was decided by a team of 300 people under the chairmanship of Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. जब भारत का संविधान लिखने की बात आई तो इसमें लगभग 300 लोगों का एक टीम था, जिनका ये काम था कि भारत के संविधान को बेहतरीन से बेहतर बना करके यानी कि उसको लिखा जाए। और उसके चेयरमैनशिप कौन थे, यानी कि चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, यानी कि उनकी ही अध्यक्षता में ये संविधान लिखी जा रही थी। ओके, इट टुक 3 years to write and finally came into the force on the 26th January 1950, the day India celebrated as Republic Day. इस संविधान को लिखने में लगभग 3 साल लग गए और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया, जिसको हम लोग ऐसे रिपब्लिक डे मनाते हैं। ओके, एज वी ऑलरेडी सॉ, इंडिया टू इज अ डेमोक्रेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन गिव इक्वल राइट्स टू ऑल पीपल इरिस्पेक्टिव रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत के संविधान के हिसाब से हम सभी भारतवासी एक समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जेंडर यानी कि मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, चाहे वो किसी भी जगह जन्म ले हो या वो किसी भी कलर का हो, गोरा हो, काला हो, हम सभी भारतवासी संविधान के हिसाब से बराबर अधिकार रखते हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव
नहीं किया जा सकता है। The right guaranteed by the Constitution ensure that leader don't misuse power. भारत का संविधान हमें ये गारंटी देता है कि कोई भी, चाहे वो कितना भी बड़ा लीडर कहे नहीं हो, अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता है। As all people have equal rights, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार है। So, what are the feature of Indian Constitution? अब हम लोग जानेंगे कि भारत के संविधान के क्या क्या फीचर्स है। ओके, वन बाय वन करके हम इसको समझेंगे। द फर्स्ट फीचर इज फेडरलिज्म। सबसे पहले जानेंगे फेडरलिज्म क्या है। बाय फेडरलिज्म वी मीन that more than one level of government exist in India. These are the central government, state government and local state government और पंचायती राज। इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक फेडरलिज्म सिस्टम है जहाँ सेंट्रल पावर भी होता है और स्टेट लेवल का भी अपना पावर होता है और लोकल लेवल का भी। ये तीनों मिलकर के एक दूसरे का या फिर हमारे देश को चलाने में मदद करते हैं। सबके अपने अपने पावर होते हैं। सेंट्रल पावर है, सेंट्रल हर चीज़ में आपको स्टेट को, ठीक है, इन्वॉल्व कर सकता है लेकिन फोर्सफुली नहीं करता है, क्योंकि फेडरलिज्म सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल के पावर कुछ अपने अलग हैं और स्टेट के अलग है। इसलिए यहाँ देखते हैं कि स्टेट के लॉ बनाने का अधिकार स्टेट को दिया जाता है और सेंट्रल लॉ है तो वो पूरी इंडिया में फॉलो होगा और स्टेट का अपना लॉ है तो वो स्टेट में फॉलो होता है। तो कुछ जगह स्टेट को छूट मिलती है और कुछ जगह सेंट्रल पावर चलता है। उसी तरह लोकल लेवल पर भी पंचायती राज में, जिसमें आपको सरपंच वगैरह देखते हैं उसमें, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं इसको, हमारा देश जो है फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। ओके, द सेकेंड फीचर इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। व्हाट डज इट मीन? इट मीन दैट द पीपल ऑफ इंडिया they cast their votes and elect their member. अब जानेंगे सेकंड फीचर्स के बारे में, जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। ये क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम जानते हैं कि हम अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं टू कास्ट दियर वोट्स, यानी कि वोट डाल के हम अपने लीडर को चुनते हैं। वो लीडर यानी कि वो मेंबर जो है वो हमारे देश को आगे, या हमारे जो लोकल प्रॉब्लम है, ये लोकल इशू है, उसको, ठीक है, हाउस में उठाएंगे, जो कि आपको पार्लियामेंट हाउस हो, लोकसभा, राज्यसभा सेंट्रल में होता है और स्टेट का होता है आपको विधानसभा एंड विधान परिषद। ओके, द थर्ड फीचर इज सेपरेशन ऑफ पावर। एज द constitution there are three state organs. These are legislature, executive and judiciary. जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारा देश में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पावर को डिवाइड किया गया है लगभग 3 भागों में। इसके 3 बॉडी जो होते हैं मेन, जिसमें आपको पहला आ जाता है लेजिस्लेचर, और दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा होता है जुडिशरी। अब तीनों को हम लोग अलग अलग से इसको सही से समझेंगे कि तीनों का क्या क्या काम है। ओके, द लेजिस्लेचर इज द फर्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट विच कंसिस्ट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब हम समझेंगे कि लेजिस्लेचर क्या होता है। लेजिस्लेचर यानी कि जिसको पार्लियामेंट्री बॉडी कहते हैं, यानी कि हमारा लोकसभा या राज्यसभा, जिस मेंबर को हम लोग वोट डाल के चुनते हैं, अपने एमपी को इलेक्शन में जो वोट डालते हैं, अपने मेंबर को जो चुनते हैं, वो जिस हाउस में बैठते हैं उसको हम लोग पार्लियामेंट हाउस कहते हैं, जिसमें आपको लोकसभा हो गया। ओके, और संविधान यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो हम उन्हीं को देते हैं। कानून कहाँ बनता है या जहाँ उस पर डिस्कस होता है वो होता है पार्लियामेंट्री हाउस में। तो पहला आपको हो गया लेजिस्लेचर, जहाँ, ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधित्व बैठते हैं और देश में अलग अलग तरह के कानून को बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, एंड सेकंड है द एग्जीक्यूटिव ब्रांच
is responsible for running the government. This is headed by the president and the prime minister. तो सेकंड आर्गन कौन हो गया? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव का क्या काम है? तो जैसे मान लीजिए कि संविधान जो है पार्लियामेंट हाउस में कोई भी कानून बनता है, लेकिन उस कानून को पारित करना या उसको पूरे देश में लागू करने का जो पावर दिया था वो एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया जाता है, और जिसके हेड होते हैं या तो प्रेसिडेंट हैं या फिर आपको प्राइम मिनिस्टर हैं, जिसको पूरे देश को उसमें लागू करना या उसको चलाने में उनकी मदद करना। तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। ओके, जैसे इसको और बेहतर समझने के लिए हम ऐसे समझेंगे कि जैसे कानून में है, यानी कि संसद में जो कानून बना है कि कोई भी अगर किसी का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी की सज़ा होगी। तो अब ये फांसी की सज़ा जो होगी, तो उसको चोर को पकड़ना या मर्डरर को पकड़ना ये सांसद का काम तो नहीं है। ये आता है एग्जीक्यूटिव बॉडी जिसमें ऑफिसर सब होते हैं, पुलिस है, इनका काम है इम्प्लीमेंट करना, उसको पारित करना, उसको पकड़ना, अरेस्ट करना, उसको सज़ा दिलवाना। ये काम है एग्जीक्यूटिव बॉडी का, यानी कि पुलिस, थाना इंचार्ज, ये सब आपको आ जाते हैं। ओके, एंड द थर्ड इज द जुडिशरी. The judiciary is the first of the system of the court in India. जुडिशरी मतलब होता है न्यायपालिका, जहाँ आपको न्याय मिलेगा, और न्याय मिलेगा कहाँ? तो उसके लिए आपको कोर्ट है। तो उस कोर्ट में भी देखते हैं हम लोग 3 तरह के होते हैं, एक सुप्रीम है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। तो ये कोर्ट का ही काम है कि आपको किसी भी क्राइम को सज़ा देना। पुलिस का काम है सिर्फ, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम है कि उसको अरेस्ट करके उसके साथ, ठीक है, फाइल चार्ज करके उसको, ठीक है, कोर्ट में पेशी करना, और उस कोर्ट का काम है कि उसको क्या सज़ा दिया जाएगा। पुलिस का काम नहीं है, पुलिस का काम है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करना, यानी कि जांचना, अगर उसने कोई गुनाह किया है तो उसके साथ उसको सबूत के इकट्ठे करना, और उसका फैसला देने का काम है, चाहे वो फांसी की सज़ा हो या फिर आपको 7 साल या उम्र कैद। ये फैसला करने का अधिकार दिया जाता है जुडिशरी को, यानी कि न्यायपालिका को। ओके, द सेपरेशन ऑफ पावर state that each of these organ exercise different responsibility. Also each organ keep the other organ in check, hence power is balanced. It means, यानी कि इसका मतलब हुआ हमारे संविधान में पावर जो है किसी एक को या एक बॉडी को सबसे ज़्यादा पावर नहीं दिया जाता है। जैसे मान लीजिए मोनार्की में क्या है कि सुप्रीम पावर, जैसे मान लीजिए कि वहाँ की किंग को होता है या रॉयल फैमिली को होगा, लेकिन डेमोक्रेटिक में चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, नहीं कि सबके ऊपर में कोई ना कोई चेक करने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए लेजिस्लेचर है, तो अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उसको एग्जीक्यूटिव, अगर एग्जीक्यूटिव माने कि ऑफिसर कोई काम सही से नहीं करते हैं तो उसके लिए जुडिशरी बना हुआ है, न्यायपालिका है। अगर सरकार कोई काम नहीं करती है तो जुडिशरी उस पर एक्शन लेती है। इसलिए देखते हैं बड़े से बड़े नेता सब भी कभी कभी अरेस्ट होते हैं, जेल जाते हैं, ठीक है। तो सब पर एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस होता है, माने सुप्रीम पावर किसी को नहीं दिया जाता है, सबके ऊपर में कोई ना कोई उसको बैलेंस करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम समझेंगे कि एक हवलदार है तो उसके ऊपर पे भी सब इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर भी इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर में एसएचओ होता है, माने सब एक दूसरे के ऊपर में कोई ना कोई सीनियर होता है जो उसको कंट्रोल, यानी कि चेक एंड बैलेंस रखते हैं। तो इसी तरह हमारे गवर्नमेंट में भी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों जो है एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ओके, and the fourth features is the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स में होता है बुनियादी अधिकार जो हमें संविधान देता है, जिसमें आपको पहले हो गया राइट टू इक्वलिटी, यानी कि समानता का अधिकार। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदुस्तान में रहने वाले हर लोग जो है इक्वल है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी जेंडर का हो, मर्द हो, औरत हो, लड़का हो, लड़की हो, ठीक है, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, वो सब जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब इक्वल है। फिर आता है राइट टू फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। अब आज़ादी किस चीज़ की? तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि बोलने की आज़ादी, ठीक है, घूमने की आज़ादी, किसी भी काम को करने की आज़ादी, कहीं पर घर बनाने की आज़ादी, ठीक है, ये सब जो है फ्रीडम है जो हमारा संविधान हमें देता है। थर्ड में है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आप
राइट टू एक्सप्लॉयटेशन का मतलब हो गया, मतलब आप किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान में कानून है कि 14 साल से कम के बच्चों को आप जो है काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको ज़बरदस्ती किसी को किडनैप करके यानी कि दूसरे देश भेज देना, यानी उसके ऑर्गन को बेच लेना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं, ये सब चीज़ जो है वो हमारे संविधान के खिलाफ है। तो ये नहीं कर सकते कोई भी। जैसे होता है ना, जैसे बहुत अमीर आदमी है तो गरीब आदमी को क्या कर सकता है, उसका ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, या चोरी छुपा करके लेबर को, बच्चों को खास करके काम करवाते हैं, जिसमें उसको कम पैसे में या खाने पर ही उससे काम करवाते हैं। तो ये सब हमारे संविधान के खिलाफ है, और इसके लिए जो सज़ा प्रावधान है वो अगर पकड़ा जाने पर उस पर सज़ा भी मिलती है। ओके, नेक्स्ट आता है, फोर्थ में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब होता है अपने धर्म को चुनने का अधिकार, यानी कि हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं, या किसी भी धर्म का जो भी प्रैक्टिस होता है वो करने का अधिकार होता है, पूजा पद्धति जिसको कहते हैं, ठीक है। ओके, अब फिर आके आपको आता 5वें नंबर पर आता कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, यानी कि पढ़ने का अधिकार। तो हिंदुस्तान में सभी को पढ़ने का अधिकार है, यानी कि स्कूल जाने का, कॉलेजेस जाने का, और चाहे वो कितना भी पढ़ सकता है, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, किसी भी धर्म का हो, पढ़ने का अधिकार सबको है हिंदुस्तान में। एंड द सिक्स्थ इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज का मतलब होता है उपचार। इसको ऐसे समझेंगे कि जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसका कभी कभी वायलेशन भी होता है, माने उसको ठीक है सही से लागू नहीं किया जाता है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि रिट फाइल कर सकते हैं। रिट फाइल का मतलब हो गया कि हम कोर्ट में उसके खिलाफ जा सकते हैं, तो कोर्ट हमें फिर उसको सही से उसके बारे में हमें बताता है, या फिर अगर सरकार हमारी कोई बात नहीं मानती है या कुछ ऐसा है तो उसके अगेंस्ट में फिर कोर्ट जो है डिसीजन देती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट, दोनों ही में। तो हमारे संविधान में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, अगर उसमें किसी तरह का वायलेशन होता है तब हम ये रिट फाइल करके कोर्ट में ठीक है जा सकते हैं, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के ज़रिए हमको ये अधिकार दिया गया है। अब लास्ट में है राइट टू एजुकेशन, यानी कि शिक्षा का अधिकार। तो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी बच्चों को ये अधिकार है। तो इसमें जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनको पढ़ने का अधिकार दिया जाता है, और आपको सरकार जो है इसमें आपको फ्री ऑफ एजुकेशन भी देती है। खास करके फ्री ऑफ कंपलसरी एजुकेशन जो है 6 to 14 ईयर्स तक के एज के ग्रुप के बच्चों को ये अधिकार है कि वो पढ़ेंगे। द अदर फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या होता है उसके बारे में आप थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सेकुलरिज्म इंश्योर दैट नो पर्टिकुलर रिलीजन इज प्रमोटेड एज द स्टेट रिलीजन। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश क्या है, सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म इस होता है यहाँ पर किसी एक धर्म के लोग के मानने वाला स्टेट या कंट्री नहीं है। यहाँ हर धर्म के लोग रह सकते हैं, अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का मेजोरिटी हो, माइनॉरिटी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये लगभग दुनिया के जितने भी धर्म है लगभग हिंदुस्तान में ये रहते हैं। इसलिए हमारा देश जो है एक क्या है, सेकुलर कंट्री कहलाता है, यानी कि सेकुलरिज्म को प्रमोट करता है। ओके, these features of the Indian Constitution ensure that India is the great place for all of us to live in. भारत के संविधान के इन्हीं फीचर्स के कारण हमारा देश जो है बाकी अलग देशों से बिल्कुल अलग है, और यही कारण है कि इंडिया को सब लोग इतना लव करते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं। ओके, थैंक्स यू सो मच गाइस, आई होप दिस वीडियो इज completely helpful to you. Thanks you. Stay home, stay safe.